ठीक है, आज से हम लोग पढ़ेंगे अध्याय एक। फिजिक्स हमारा खत्म हो गया पूरा। अब अध्याय एक से विज्ञान पढ़ेंगे, यानी केमिस्ट्री का भाग पढ़ेंगे। तो हमारा अध्याय एक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, तो वे क्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के संघटन, गुण, संरचना आदि में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। वे क्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के संघटन, गुण तथा संरचना में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के संघटन, गुण तथा संरचना में परिवर्तन हो जाता, मतलब वो बदल जाता है, तो वह क्या हो गया? हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट तथा जल। ठीक है, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट तथा जल बनाता है। ये एग्जाम्पल हो गया। लोहे में जंग का लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, पहले आयरन होता है, नमी अवशोषित करता है तो जंग बन जाता है। ठीक है, तो इसको चलिए इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। और भी रासायनिक क्रिया होती है, जैसे भोजन का हम लोग शरीर में पाचन एक रासायनिक क्रिया है, अलग अलग चीज। जिसे खाएं तो इधर लार में है टाइलिन, टाइलिन पचाएगा किसको? स्टार्च को। अरे भोजन में तो बहुत चीज होता है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग एंजाइम्स हैं, यहां से लेकर के यहां तक अंदर का अलग अलग एंजाइम है, सबको अलग अलग चीज। जैसे सुक्रोज है, सुक्रेज उसको पचाएगा। ठीक है, तो अलग अलग चीजों को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम, सब काम। जैसे मनुष्य है, आप लोग इसे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है, ऐसा नहीं कि सभी काम एक के आदमी कर लेगा। हम लोग को घर और अगर बनवाना है, बनवाना पड़ेगा या बनवाया गया है, उसको बनवाने के लिए मिस्त्री करना पड़ा। ये थोड़ी ना कि अपना हम पढ़ा भी ले रहे हैं, अपना बना भी लेंगे, अपना कुल कर लेंगे, अपना पेंट कर लेंगे, अपना कुल कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबके सभी कार्य हर कोई नहीं कर सकता। वैसे एंजाइम्स जो है, ये नहीं कि एक्का एंजाइम कुल पचा डालेगा। ठीक है, सभी एंजाइम अलग अलग काम। ठीक है, अपना अपना सबका काम बटा हुआ है। उसको जब बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो और डिटेल में बताएंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लें कि जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और जल बनाते हैं। तो ये देखिए जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या करते हैं? अभिकारक। जिनके संरचना में परिवर्तन होता है, जिनके गुण संगठन संरचना में परिवर्तन होता है, उन पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं। मतलब इसमें जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक है, और जो नया बनता है वो क्या हो जाएगा? जैसे जिंक सल्फेट और जल, वो क्या प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है, उसी तरीके से चीज बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जनन में भी होता है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं, यानी नर युग्मक मानव में शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, ये दोनों मिलते हैं तो प्रोडक्ट भ्रूण बनता है, जो विकसित होकर के संतान नया जीव बन जाता है। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब इसमें अभिकारक ये हो गया। अब इसी को हम लोग अगर अभिक्रिया, तो इसी को शब्द समीकरण, अगर इसको हम लोग शॉर्ट रूप में लिख दें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का एग्जाम्पल क्या होगा? कैसे? इसी ऊपर वाले को समझ लेते हैं शॉर्ट में। जैसे हम लोग लिख दिए जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये मिल करके बना रहे हैं जिंक सल्फेट प्लस जल। तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, तो इसे क्या कह देंगे हम लोग? शब्द समीकरण। अब ये जो शब्द समीकरण है, इसे हम लोग रासायनिक समीकरण में कैसे बदलेंगे? रासायनिक समीकरण, तो अभिकारक और उत्पाद का नाम लिखने की जगह पे उसके सूत्रों का प्रयोग कर लिया जाए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? रासायनिक समीकरण। कैसे बन जाएगा? देखिए जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का सूत्र हो गया ZnO, सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया H2SO4, इज गिव्स जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस जल यानी H2O। तो इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? जिंक ऑक्साइड और ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अभिकारक है। और ये क्या है? ये दोनों उत्पाद हैं। और तीर का ये जो दिशा है ना, जिस तरफ नोक है, अभिक्रिया की दिशा दिखाता है, मतलब इधर से इधर की ओर हो रहा है, मतलब ये अभिकारक हो गया। तीर के पूछ की तरफ जो है वो अभिकारक, जो नोक की तरफ है वो उत्पाद हो गया। अब ये रासायनिक समीकरण हो गया। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलन के आधार पर दो टाइप की होती है। एक होती है असंतुलित, असंतुलित या कंकाली, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण, ये क्या होता है आपका? असंतुलित या कंकाली रासायनिक, हमने चमक रहा है ना। असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है? वह है रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों, तीर के निशान के दोनों ओर जो परमाणुओं की संख्या रहे, जो पदार्थ है तत्व है, उनके परमाणु की संख्या समान ना रहे, मतलब बराबर ना रहे, अलग अलग रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित या मतलब कि गड़बड़ रहे, संख्या एकदम समान ना रहे। जैसे हम लोग लिख लिए Mg प्लस O2 इज गिव्स MgO, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया किए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये क्या हो गया?
असंतुलित है। क्यों असंतुलित है? कंकाली है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन के एक परमाणु है, इधर 2 परमाणु है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया। मतलब जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर क्या हो, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान ना हो, मतलब अलग अलग हो, तो क्या कहलाएगा, कंकाली या असंतुलित। और जब कंकाली रहेगा तो हल्ला मचबे करेगा। ठीक है, घर में थोड़ा सा उपद्रव करो तो घर वाले क्या कहते हैं, कंकाली डेरा बना लिए हो। ठीक है, मतलब वो संतुलित नहीं है, क्योंकि शोर शराबा तभी होता है जब कुछ डिसबैलेंस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें कोई डिस्टर्ब एलिमेंट आ गया, आके किसी कलम पहुंच दिया, कुछ कर दिया, तो शोर होबे करेगा, हल्ला होबे करेगा, मतलब वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये भी है। अब आता है इसका सही वाला भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये ऊपर वाला है, इसमें सब बराबर है, ये संतुलित है। इसके अलावा और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि वही वह खाली एक ही हम लोग बस ZnO प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2O, वही एक नहीं, बहुत अपक्रिया है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया कर लिया NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है क्या, NaCl प्लस H2O। ये अम्ल है, ये क्षार है, क्रिया करके लवण बन गया, ये जल बन गया। अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस सब क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, ऐसे ही और चलिए ले लेते हैं। जैसे ले लिया हम लोग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्लस इसकी क्रिया हम करा दिए KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाता है पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 प्लस H2O। अब बराबर करना पड़ेगा क्योंकि हम संतुलित का एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ के 2 परमाणु है, यहाँ क्या कर देंगे, 2। अब हाइड्रोजन दुईटी यहाँ है, दुईटी इसमें है, दुई दुई यहाँ कर दिए। ठीक, यस, एक परमाणु एक परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु इसमें, 2 परमाणु इसमें, 6, 4 और 2 6 हो गया बराबर। ऐसे ही बहुत सी अपक्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे अपक्रिया एक आध देख लेते हैं। जैसे क्या देख लिए हम लोग, CH3COOH, यह एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक अम्ल। इसकी क्रिया हम करा दिए C2H5OH अल्कोहल से, यह एथिल अल्कोहल, क्या है, एथिल अल्कोहल। मुझे स्पेस नहीं है तो तीर का निशान बना के आप लोग आगे ही दर्शाते हैं। क्या बनाता है, CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये क्या है इसका नाम, एसिटिक अम्ल, सिरकम पाया जाता है, एथिल अल्कोहल। ये मिल करके क्या बनाते हैं, एथिल एसीटेट, एक टाइप का एस्टर है एथिल एसीटेट। और ये क्या बना लिया, जल H2O। ये भी क्या है, संतुलित है, परमाणु सभी समान है तो संतुलित है, और परमाणु समान नहीं है दोनों ओर के तो असंतुलित है। सल्लू भाई सलमान, ठीक है, और उनके साथ में थी ऐश्वर्या, ये दोनों साथ में रह रहे थे, ब्याह हुआ करने वाले थे। बीच में आ गए अभिषेक भाई, अभिषेक बच्चन। ठीक है, ये क्या किए, आ करके सलमान खान को यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, इनसे ब्याह हो गया, ये बेचारे यहाँ किनारे हो गए सलमान। ठीक है, सलमान खान क्या हो गए, किनारे हो गए, गिरा गए, तो ये भी लोग आराम से। देखिए, इसके पहले हम लोग
रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण ये पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ पढ़ते हैं हम लोग। जैसे पहला आपका हो गया संयोजन या योगात्मक, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। ये क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, केवल एक नया पदार्थ बनाते, उसे क्या कहते हैं? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जब जिन अभिक्रियाओं में या जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के बना देते हैं जल H2O। संतुलित करने के लिए यहाँ दो लगाना पड़ेगा, यहाँ दो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से चूना है CaO, कली का चूना या खाने का चूना, नाम लिखा जाए वैसे तो रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें हम लोग डाल दें जल H2O, तो ये क्रिया करता है तो बना लेता है बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? बुझा चूना है। ठीक है, बुझा चूना। रासायनिक नाम इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, दहन करा दिया जाए तो बना लेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा इसी तरीके से, जैसे सल्फर है गंधक, इसको भी वायु में जला दिया जाए तो बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, अब दूसरी जो हमारी अभिक्रिया आती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब एक विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कोई भी दो लोग बढ़िया से रह रहे हो, तीसरा उसमें एंट्री कर जाए और उनको अलगिया दे। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऐसी अभिक्रिया क्या कहेंगे? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कोई भी दो लोग हैं आराम से रह रहे हैं, तीसरे आदमी की एंट्री हो और उनको क्या करे? अलग कर दे, फिर खुद साथ में रह जाए, उसे क्या कहेंगे? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, तो जब किसी रासायनिक समीकरण में, ठीक है, जब किसी रासायनिक समीकरण में
ठीक है। किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके बॉलीवुड में एक्टर थे, हैं भी अभी फाइव स्टार है, ठीक है, थे सल्लू भाई सलमान, ठीक है, और उनके साथ में थी ऐश्वर्या। ये दोनों साथ में रह रहे थे, ब्याह हुआ करने वाले थे। बीच में आ गए अभिषेक भाई, अभिषेक बच्चन, ठीक है। ये क्या किए, आ करके सलमान खान को यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिए, ठीक है। क्या कर दिए? फिर से ब्याह हो गया, ये बेचारे यहाँ किनारे हो गए सलमान, ठीक है। सलमान खान क्या हो गए? किनारे हो गए, गिरा गए। तो ये भी लोग आराम से थे, बीच में कौन आ गए? अभिषेक। अब दोनों कौन हो गए साथ में? वैसे ऐश्वर्या खान बनती, अभी ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का ये जैसे कॉपर सल्फेट, कौन है? कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं जिंक। क्या डाल दिए? तो कॉपर और सल्फेट, सल्फेट आयन, कॉपर आयन और सल्फेट आयन आराम से थे। तो ये कॉपर सल्फेट था, तो जिंक क्या करता है? इसको भगा देता है, इसके जगह पर से कहता है लात मार करके भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। बना लिया जड़ियन एसोपोर, और कॉपर अलग हो गया, बेचारा जाके बैठा हुआ चुपचाप। अब ऐसा होता क्यों है? सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है, यानी जिंक के ऑक्सीकृत होकर के धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक है, और कॉपर के अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक है, ठीक है। मतलब कि जिंक ज्यादा विद्युत धनी है और कॉपर कम विद्युत धनी है, इसीलिए जिंक क्या करता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। बेचारा क्या हो गया? प्रतिस्थापित हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए H2SO4, इसमें जिंक की क्षण डाल दिए, तो क्या बना लेगा? जड़ियन SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। या कॉपर सल्फेट में हम लोग आयरन डाल दें, लोहे की क्षण डाल दें, तो क्या हो जाएगा? ये बना लेगा FeSO4 प्लस Cu, ये बेचारा निकल जाएगा। तो इन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। इसका नाम है फेरस सल्फेट। इसका क्या नाम है? फेरस सल्फेट, ठीक है। आपका आज का सबसे पहला टॉपिक है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या है? वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न हो, एक ही दिशा में हो सके, उसे क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे आप लकड़ी ले लिए, लकड़ी को जला दिए, ठीक है, लकड़ी को क्या किए? जला दिए। तो लकड़ी को जब जलाया गया, कुछ प्रकाश ऊर्जा मिली, कुछ उष्मीय ऊर्जा मिली, फिर उसका अवशेष राख बन गया, ठीक है। अब उससे हम सोचें कि फिर से लकड़ी प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी ही अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे ये हमारा है पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट है। इसको हम लोग गर्म कर देते हैं, तो बना लेता है KCl और O2, यानी ये टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। अब ये संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने के लिए हमको यहाँ करना पड़ेगा 2, यहाँ करेंगे 2, और यहाँ कर देंगे 3। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या हो गई? संतुलित हो गई,
इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड और इसका नाम है सोडियम सल्फेट। ये बनाएगा बेरियम सल्फेट और ये साधारण लवण है सोडियम क्लोराइड। ये भी यहाँ असंतुलित अवस्था में लिखी हुई है, तो संतुलित करने के लिए देखिए Na के इधर सोडियम के 2 परमाणु है, इधर 1 है, तो इसके आगे यहाँ 2 कर देंगे। सोडियम और क्लोरीन डिसबैलेंस थे, अब बैलेंस हो गए। ऐसे ही जल में हम लोग सोडियम धातु डाल देते हैं तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और ये उष्मा क्षेपी होती है, मतलब इसमें उष्मा मुक्त होती है। ठीक है, अब इसको संतुलित करने के लिए हमको करना पड़ेगा यहाँ 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, ये अब संतुलित हो गया और इसमें उष्मा इतने ज्यादा मुक्त होती है कि जो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं हो रही है वो तुरंत जलने लगती है। क्या होती है? जलने लगती है। अब देखिए ये आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड क्रिया किससे किया? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट से जब ये क्रिया करता है तो ये बना लिया सिल्वर क्लोराइड और ये आपका है सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट। अब उसके बाद आ गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जो दोनों दिशाओं में हो सकती हैं उसे हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब अभिकारक उत्पाद में बदल जाए, फिर उस उत्पाद को हम चाहें तो अभिकारक में जिससे वो बना हुआ था उससे बदल लिया जाए, उसमें बदल लिया जाए। जैसे जल है, जल को हम लोग ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है, फिर उस बर्फ को छोड़ दीजिए या थोड़ा गर्म कर दीजिए, मतलब कि जो ही 0 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाएगा, जो ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा उससे बढ़ जाएगा ताप, वो क्या हो जाएगा? पिघलने लग जाएगा, फिर से जल में आ जाएगा। या जल को गर्म करें तो भाप बन जाता है, उस भाप को फिर ठंडा कर दिया जाए, फिर जल में बदल जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, जैसे ये हमारा नौसादर है। ठीक है, क्या है? नौसादर। रासायनिक नाम अगर कहा जाए तो यह है अमोनियम क्लोराइड। यह है अमोनियम क्लोराइड। इसको और क्या कहा जाता है? नौसादर। तो ये टूट जाता है किसमें? NH3 यानी अमोनिया और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, फिर इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से ये आता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको हम लोग गर्म कर देते हैं तो ये बन जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। ये आपका है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक, और एक क्लोरीन। ये आपका संतुलित है, ये भी संतुलित है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर के बना लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड
फिर चौथा उदाहरण है आपका एसिटिक अम्ल क्रिया करता है एथिल अल्कोहल से, बना लेता है एथिल एसीटेट ऑफ जेट। ये क्या है? इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ये आपका है एथिल अल्कोहल, जिसका आप आईपीएससी नाम लिखेंगे एथेनॉल होगा। ये आपका बना हुआ है एथिल एसीटेट और ये जल, ठीक है। एथिल एसीटेट एक प्रकार का एस्टर है। क्या है? एस्टर है। फिर आ गया हमारा अगला टॉपिक अपघटन अभिक्रियाएं। तो अपघटन अभिक्रियाएं क्या है? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय। और इसमें कोई भी पदार्थ का जो अणु होता है वो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, ठीक है। टूट जाता है या विभाजित हो जाता है कह सकते हैं। तो वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ का अणु या कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग यहां से ले सकते हैं। देखिए 2KClO, इसको गर्म कर दिया जाए, किसमें बदल जाएगा? 2KCl प्लस 3O2, मतलब पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये उष्मा के प्रभाव में हुआ है। गर्म करते हैं तब टूटता है। तो उष्मा के प्रभाव में हुए अपघटन को उष्मीय अपघटन कहते हैं। उष्मा के प्रभाव में हुए अपघटन को उष्मीय अपघटन कहते हैं। और अगर विद्युत के प्रभाव में, जैसे जल है, जल में हम लोग विद्युत प्रवाहित कर दें, क्या प्रवाहित कर दें? विद्युत, तो उसे हम लोग कहेंगे विद्युत अपघटन। क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। जब इसमें करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें मुक्त होती हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया वियोजन अभिक्रियाएं। तो वियोजन अभिक्रियाएं क्या है? वे उत्क्रमणीय, मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यहाँ पर भाषा लिख दिए। वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो अपघटन और वियोजन दोनों में टूट रहे हैं। अंतर क्या है? वियोजन उत्क्रमणीय है, अपघटन अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। तो इसका उदाहरण चलिए उत्करण में, यहाँ देखिए ये वाला टूट रहा है NH4Cl, ये आपका बना लेता है NH3 प्लस HCl। चलिए एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ ये वाला लिखा गया है, ये वाला इधर लिख दीजिए, वियोजन का उदाहरण हो जाएगा। 2HI टूट जाएगा हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में, ठीक है। और उष्मा के प्रभाव में होता है, किसके प्रभाव में होता है? उष्मा के प्रभाव में हो रहा है, तो उसे उष्मीय वियोजन कहेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। तो जिन क्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब आपस में आयन क्या हो जाए? अदला बदली कर ले, आपस में बदल ले, एक्सचेंज कर ले, विनिमय हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विविस्थापन या उभय अपघटन। जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए NaOH, एक प्रकार का क्षार है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रो क्लोरिक अम्ल है।
ये दोनों क्रिया करते हैं। तो देखिए आपको पता है कि NaOH ये जो है टूटता है Na प्लस में और OH माइनस में। उसी तरीके से HCl है, ये टूटता है H प्लस में और Cl माइनस में। तो इसका ये जो प्लसवा वाला है इसके माइनस वक्त सतमा चला जाता है, तो क्या बना लेगा NaCl, और है H प्लस और है OH माइनस, तो ये बना लेता है H2O। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड और ये आपका है जल। ये क्षार है, ये अम्ल है, ये लवण है, जल है। अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अगले अध्याय में इसको पढ़ेंगे। इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण क्रिया करेंगे। ठीक है, तो इसमें अदला बदली हो गई। चलिए एक आधा और देखते हैं। जैसे आपका AgNO3 नाम क्या है, AgNO3 पर सिल्वर नाइट्रेट प्लस इसमें हम डाल दिए सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये बनाता है AgCl प्लस NaNO3। ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड, और ये है सोडियम नाइट्रेट। तो आपका देखिए आपस में अदला बदली किया, Ag प्लस में इसका Cl माइनस वाला ले लिया और इसका प्लस वाला इसके माइनस वाला इस क्रिया कर लिया, अदला बदली आपस में कर लिया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन या उभयघटन क्रिया। इतना पर्याप्त है कि एक आधा और बता दिया जाए। हाँ, जैसे हम ले लिए एसिटिक एसिड CH3C डबल OH, एसिटिक एसिड अम्ल। इसका चलिए अल्कोहल से क्रिया करा देते हैं, C2H5OH, या फिर अल्कोहल। तो क्या होगा, देखिए इसका एसिटेट आयन ये इतना CH3C डबल O C2H5 जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा, और इसका H प्लस और इसका OH बना लेगा H2O। इसका नाम है एथिल एसीटेट, एस्टर है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, एस्टर है। तो कार्बो एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, COOH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सबसे पहला जो अम्ल है वो है फार्मिक अम्ल। उसका सूत्र होता है HCOOH। चींटी के डंक, चींटी काटती है फार्मिक अम्ल छोड़ती है। ठीक है, मधुमक्खी डंक मारती कौन सा, फार्मिक अम्ल। ठीक है, फिर उसका दूसरा शब्द क्या है, एसिटिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल क्रिया करके एस्टर और जल बनाते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण भी कहा जाएगा। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है सिरके में। जो सिरके की गंध होती है वो किसके कारण आती है, एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण आती है। आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, मतलब ऊष्मा निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे पानी ले लिए, उसमें चूना जब घोलते हैं तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा मुक्त हो रही है। इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी
अभिक्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ और भी उदाहरण दिया गया है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं, तो इसमें 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, कार्बन का जो हम दहन करते हैं तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें आपका 94 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो जाती है। हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन की जो क्रिया होती है, ठीक है, ये भी ऊष्मा क्षेपी होती है, मतलब इसमें भी ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, अब आ गया ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं मतलब जिसमें ऊष्मा हमको देना पड़े, ठीक है, ऊष्मा देना पड़ जाए, ऊष्मा अवशोषित हो जाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नाइट्रोजन N2 प्लस O2, इसको हम लोग देते हैं 42 किलो कैलोरी ऊष्मा, तो बना लेता है 2NO। ऐसे PCl5 है, इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं तो ये PCl3 और PCl2 में टूट जाता है, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में टूट जाता है। कौन टूट जाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से जल लेंगे, जल में चीनी को डालेंगे तो चीनी घुलेगा, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर, जल का टेम्परेचर आप अनुभव करेंगे तो थोड़ा कम हो जाता है, यानी वो ऊष्मा क्या हो गया, अवशोषित हो गया। ठीक, अब आता है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं, फिर नीचे है अपचयन अभिक्रियाएं, फिर है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण या उपचयन क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का घटना। ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी, आधुनिक परिभाषा क्या है कि अगर किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन क्या है, अपचयन होता है हाइड्रोजन का घटना, हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन का घटना तो है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का घटना। अगर किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन घट रहा है, तो उसे क्या, कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहलाएंगी। ठीक, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब कि एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा हो और दूसरा पदार्थ अपचयित हो रहा हो, तो ऐसे क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहां दिया गया है CuO प्लस H2 इज गिव्स Cu प्लस H2O। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन इसमें था, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, यानी इसका हो गया हमारा अपचयन। ये आपका हाइड्रोजन था, यहां हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो ये कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीकरण या उपचयन। कार्बन का क्या हुआ, अपचयन हुआ, ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हो गया, कौन सी घटना हुई, ऑक्सीकरण। अब ये दोनों एक में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां कॉपर पर डबल प्लस था, यहां कॉपर पर कोई भी प्लस नहीं है,
तो ऑक्सीकरण संख्या +2 से 0 हो गई, +2 से क्या हो गई, 0 हो गई। तो यानी क्या हो गया, अपचयन हो गया आधुनिक परिभाषा के अनुसार। फिर ये हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन उदासीन था, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था। यहाँ H2O में हाइड्रोजन प्लस बना था, H प्लस, तो 0 से +1 हो गया, 0 से क्या हुआ, +1 हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई यानी क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब आता है उपचायक या ऑक्सीकारक। तो जिनकी सहायता से ऑक्सीकरण होता है उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, या उपचयन होता है तो उपचायक कहते हैं। तो जिनकी सहायता से, मतलब कोई काम जिसकी सहायता से होता है तो उसको क्रेडिट कुछ दिया जाता है ना, तो जिनकी सहायता से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारकों के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ओजोन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल, इतने लिखे गए। इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। फिर आता है हमारा अपचायक। तो जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है, जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें अपचायक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H+ मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन HNO2। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रस अम्ल उसमें भी है, इसमें भी है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें भी है, इसमें भी है, ओजोन भी है, ठीक है। तो ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और ये नाइट्रस अम्ल, ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम कर जाते हैं, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आ जाता है, संक्षारण। क्या आ जाता है, संक्षारण। संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास नमी या अम्ल की उपस्थिति में आती है तो वह गलने लग जाती है। क्या होती है, गलने लग जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण के लिए क्या चीज चाहिए, क्या रहेगा तो संक्षारण होगा, यानी संक्षारण के लिए अनुकूल परिस्थितियां। तो संक्षारण होने के लिए जरूरी है कि नमी हो और वायु की उपस्थिति हो। क्या होना चाहिए, नमी और वायु की उपस्थिति हो, ठीक है। संक्षारण का उदाहरण जानते हैं। संक्षारण का उदाहरण, सबसे सामान्य उदाहरण है लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है। तो लोहे में क्या हो गया, जंग लग गया, तांबा या कॉपर उसको कह दिया जाए, उस पर हरे धब्बे बन जाना, तांबे पर क्या हो जाना, हरे धब्बे बन जाना। फिर चांदी, चांदी आप जब नया खरीद के लेकर के आते हैं तो एकदम सफेद सा चमकता है, थोड़े दिन पहनते हैं थोड़ा कालापन आ जाता, बदरंग हो जाता, उसको कहते हैं चांदी का बदरंग होना। ये सभी संक्षारण के क्या है, उदाहरण है। और संक्षारण के कारण हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। जैसे लोहे से बनी हुई चीजें जो भी हैं संक्षारित होंगी, गलेंगी तो कमजोर होंगी, कमजोर होंगी टूटेंगी, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में फिर कास्ट आएगा, खर्चा आएगा, लागत आएगी। तो अब संक्षारण से बचने के उपाय क्या है, संक्षारण से बचने के उपाय, तो सबसे ज्यादा जो उपाय प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं, पेंट लगा देते हैं। क्या करते हैं, पेंट लगा दिए, ग्रीस और तेल लगा दिए, ठीक है। लेकिन सब जगह पेंट नहीं लगाया जा सकता है, ना ही सब जगह ग्रीस और तेल लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन है, तो उस पर अगर संक्षारण से बचना है उसके लिए तो हम लोग ऐसा थोड़ी ना फ्राइंग पैन पे ग्रीस लगा देंगे या पेंट कर देंगे, काम नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, अगर पेंट कर दिए तो उसको बार बार वो गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, पेंट पपड़ी बन करके उजड़ जाएगा। और यदि ग्रीस या पेंट लगा दिए हम लोग तो खाने योग्य, उसमें जो सामग्री डालेंगे खाने योग्य नहीं रहेगा। तो ऐसे में हम लोग यसद लेपन करते हैं। क्या करते हैं, यसद लेपन। तो यसद लेपन क्या होता है, यसद लेपन, यसद लेपन, इसमें क्या होता है कि जिस धातु का संक्षारण ज्यादा होता है उसी को बचाना होता है। जैसे लोहा है तो लोहे के ऊपर हम लोग कौन ऐसा धातु का परत चढ़ा देंगे जिसका संक्षारण कम हो, जैसे जिंक की परत चढ़ा देंगे, किसकी, जिंक, जड़ेन की परत हम लोग चढ़ा देंगे। जैसे आपका साइकिल है,
साइकिल का जो हैंडल होता है, साइकिल का क्या होता है, हैंडल, वो सफेद दिखता है ना, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो कुछ दूसरे का बना हुआ, लोहे का है, उसके ऊपर जिंक की क्या कर दी गई है, परत चढ़ा दी गई है। अब हैंडल में सोचिए क्या लगा दिया जाए, ग्रीस, समस्या होगी चलाने में, पता चला ऐसा खींचे ढिमला गए, ठीक है। तो यह सब लेपन किया जाता है, एनोडीकरण कर दिया जाता है। अब हमारा टॉपिक आ जाता है लास्ट इस अध्याय का, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो देखिए जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाली चीजें होती हैं, उनका अपना एक ठीक गंध होता है और स्वाद होता है। क्या होता है, गंध होता है और स्वाद होता है। कोई भी चीज हम लोग खाते हैं उसका कुछ स्वाद होता है और कुछ गंध होता है विशेष प्रकार की। लेकिन जब ये वायु द्वारा उपचयित होते हैं, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इनका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाता है, ठीक है। ना तो उनका स्वाद बढ़िया रह जाता है, ना ही गंध, ठीक है, बदबू आने लग जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता से बचेंगे कैसे, विकृत गंधिता से बचने के उपाय, कुछ उपाय हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट एकदम बच ही जाएंगे, ठीक है। जैसे चिप्स पैकेट में आता है या नमकीन पैकेट में आता है, इस प्रकार से आता है ना, तो इसमें हवा भरी रहती है, इसमें क्या हुआ, हवा भरा हुआ है, नमकीन थोड़ा सा होता है, चिप्स थोड़ा सा होता है और हवा ज्यादा। तो चिप्स निर्माता या जो है नमकीन निर्माता कंपनी इसमें हवा क्यों भरता है, विकृत गंधिता से बचने के लिए, इससे विकृत गंधिता से बचने के लिए। तो इसमें जो हवा भरी हुई है, ऐसा नहीं ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर के ऑक्सीजन निकाल करके नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैसें भरी जाती है। क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। तो इससे उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, इसमें चिप्स और जो है नमकीन जो भी चीजें होता है वह सुरक्षित पड़ा रहता है, विकृत गंधिता उसमें नहीं होता, मतलब खराब नहीं होता है। अगर घरों पर हम लोग प्रयोग करें कि नमकीन छना लें या चिप्स छान दिया गया, उसको इसे खुला छोड़ दीजिए, तो थोड़े समय के बाद पहले तो उसके अंदर का जो है नमी आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जिसे हम लोग क्या कहते हैं, देहात की भाषा में क्या कहते हैं, महरा गया, ठीक है, मतलब उसको दबाएंगे दांतों में चिपकने लग जाएगा। फिर थोड़े समय के बाद शाम तक इसे खुला छोड़ दो, पता चलेगा वो खाने होने लायक नहीं रह जाएगा, बदबू आने लगेगा। तो चिप्स निर्माता कंपनी या नमकीन निर्माता कंपनी उसमें वायु भरते हैं, क्यों भरते हैं, ताकि वो विकृत गंधी ना हो। और इसका और भी एक चीज है कि लोडिंग अनलोडिंग में वायु भरा रहता है ना, तो चिप्स टूटता भी नहीं है। और क्या कर सकते हैं, अभी देखिए कोई चीज शेष बच जाता घरों में भी, तो उसको या सब्जी उब्जी होता हम लोग फ्रीज में रख देते हैं। तो हम लोग कुछ चीजें कुछ हद तक फ्रीज में रख करके भी क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता से बचा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक। ये नहीं कि परमानेंटली जो है आप सब्जी खरीद लिए हैं ला करके रख दिए हुए हैं फ्रिज में तो खराब ही नहीं होगा, खराब होगा लेकिन उसमें जो है समय लगेगा, थोड़े समय के लिए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। इस अध्याय में इतना ही है, यह अध्याय आपका समाप्त हो गया।